Hello students, I am Dr. Jaswant Singh here from Triple S Convent School, रिक्को 11 से गंगानगर से। हम बात कर रहे थे ऑलरेडी हमारा 12th क्लास का चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पहले हम ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, फिजिकल स्टेट क्या होती है और उसकी फिजिकल स्टेट क्या रहने वाली है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बात करते हैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए सॉल्यूशन क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन एक तरह का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर का नाम क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या है, कम से कम दो कंपोनेंट इस टाइप के होने चाहिए, दो सब्सटेंस होने चाहिए जो आपस में क्या हो, मिक्स हो। जैसे ये एक रेड मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है। अगर अकेला ही मैं ब्लैक मार्कर मिक्स करता रहूंगा तो ये आपस में मिक्स नहीं होगा, लेकिन रेड और ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो नेसेसरी है, नीड है कि हमारे पास कम से कम दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस होने चाहिए, कोई सब्सटेंस जो आपस में क्या हो सके, मिक्स हो सके। अगर वो सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स होते हैं, यानी कि बॉटम और टॉप पर दोनों की कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहती है, सेम बनी रहती है सॉल्यूशन के अंदर, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। दूसरी बात है कि उनकी स्टेट क्या डिफरेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जो आपका सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट की जो स्टेट रहेगी उसी के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन की स्टेट क्या रहने वाली है। इसी के बेस पे ही हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया हुआ है कि कितने टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। और ये थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहले देखिए, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन सेम और डिफरेंट फिजिकल फेसेस। यानी कि ये दोनों ही फेसेस जो हो सकती हैं वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। फेस का मतलब होता है जो आप मिक्स कर रहे हो उनकी स्टेट क्या है। The substance forming the solution are called components of the solution। यानी कि जिन दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हो उन दोनों ही सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, कंपोनेंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे, कंपोनेंट्स। Of the basis of the number of the components in solution, two components is called the binary solution। इसी तरह से इसका मिनिमम टू कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि मिनिमम जो आपका पहला जो टाइप का सॉल्यूशन बनता है, दो कंपोनेंट्स या टू कंपोनेंट्स की वजह से उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर थ्री कंपोनेंट्स हो तो उसको बोलते हैं टर्सरी। तो इस तरह से हमारे पास मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 कंपोनेंट्स भी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हो सकते हैं। ठीक है ना। आप बात करते हैं कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या चीज होती है, तो हम बात करते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बात की कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स जरूर होंगे, एक होगा हमारे पास सोल्यूट और एक होगा हमारे पास सॉल्वेंट। जिसकी कंसंट्रेशन लो रहती है, कम रहती है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जिनकी कंसंट्रेशन हाई रहती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ये ऑलरेडी हम पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सॉल्वेंट के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्वेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। सॉल्वेंट के लिए बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट large quantity while the other component is known as a solute। ठीक है, यानी कि जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो आपका सोल्यूट के अंदर जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, आप सॉल्वेंट नाम देते हैं। और जिनकी क्वांटिटी कम रहती है किसी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर, वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जिसके हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि आपका जो सॉल्वेंट होता है उसके बेस पर हमने सॉल्यूशन को क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, और इसके बारे में हमने क्या करना है, आज डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। ये जो पहले हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले है फॉलोइंग टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस आर सीन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कि आप सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इसके बेस के ऊपर आपका जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उसके बेस पर हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर
कि जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वही आपके सॉल्यूशन की स्टेट भी होती है। क्लियर है? हम बात करते हैं आगे इसके अंदर। जैसे देखिए ये आपके लिखे हुए हैं सॉल्यूट की स्टेट और ये आपकी है सॉल्वेंट की स्टेट विद एग्जांपल। सबसे पहला है गैसियस सॉल्यूशन। तो हम एक बात क्लियर कट है हमारे पास, गैसियस सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि सॉल्यूट कोई भी स्टेट में हो सकता है, बट सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या रहेगा, गैसियस फेज के अंदर रहेगा, उसकी स्टेट कैसी रहेगी, गैसियस रहेगी। अब जैसे देखिए गैस हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और गैस हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का क्या है, मिक्सचर है। तो चाहे ये सॉल्यूट हो, चाहिए सॉल्वेंट हो, चाहिए सॉल्वेंट हो, चाहिए सॉल्यूट हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कौन सी स्टेट के अंदर है, गैसेस स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो इन दोनों से बनने वाला जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा और उसकी स्टेट कैसी रहेगी, उसको हम बोलेंगे क्या, गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट कैसा हो, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट कैसा हो, गैस हो। दैट तो क्लियर है कि सॉल्वेंट जिस स्टेट में होता है तो आपका सॉल्यूशन भी वही होगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, यानी कि आपने लिया CH3, ये आता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, प्लस आपने किसके साथ मिक्स किया, नाइट्रोजन गैस के साथ। ये आपका गैसियस स्टेट में होता है और ये आपका कौन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन गैस है, और लिक्विड की जो हमारे पास है क्लोरोफॉर्म का, वो हमारे पास क्या है, एज ए सॉल्यूट है। यानी कि जो इन दोनों से सॉल्यूशन बन रहा है उसमें लेस जो क्वांटिटी है वो किसकी है, क्लोरोफॉर्म की, और लार्ज जो क्वांटिटी है वो किसकी है, नाइट्रोजन की। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में है, इस वजह से हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि सॉलिड हमारे पास क्या हो, सॉल्यूट हो, और गैसियस स्टेट के अंदर हमारे पास क्या हो, सॉल्वेंट हो। इसका एग्जांपल है कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस। आप अच्छी तरह से जानते हो, घरों में जब आरती और पूजा होती है तो उस टाइम पे कैम्फर का हम बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अब किसी भी कैम्फर को हम जब नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स करते हैं तो वहां पर जो सोल्यूशन बनने वाला है, बिकॉज ऑफ द गैसियस स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज नॉन एज द गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का नाम सुनते ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि सॉल्वेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगा, और सॉल्यूट है वो किसी भी स्टेट के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जांपल पहला हम लेते हैं कि हमारा सॉल्यूट कैसा हो, गैस हो, और सॉल्वेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया है इन वाटर, यानी कि ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। आप अच्छी तरह से जानते हो कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो गैसेस ना होकर के वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। हमने ऑलरेडी इसको पिछले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ एग्जाम्पल से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। आपसे ये एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि लिक्विड हमारे पास सॉल्यूट है और लिक्विड ही हमारे पास क्या हो, सॉल्वेंट हो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल है एथेनॉल इन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि एथेनॉल होता है C2H5OH प्लस वाटर, यानी कि एथेनॉल को हमने किसमें डिसॉल्व किया है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी है वो हाई है और इसकी क्या है, लो है। तो दोनों ही लिक्विड है। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा होगा, आपका लिक्विड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट बात करें कि हमारा सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड हो। कैसा हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट हमारा कैसा है, लिक्विड है। तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को हमने किसमें डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसको हमने किसमें डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। तो वाटर की स्टेट कैसी है, लिक्विड स्टेट है, और हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे आप ग्लूकोन को क्या करते हो, वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो। तो ये वही एग्जाम्पल है
तो हमारे पास जो लिक्विड बनेगा या सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सी स्टेट में होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो है सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा एग्जांपल है वो? सॉलिड सॉल्यूशन। हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले ये कंफर्म है कि सारे सॉलिड जो रहेंगे वो कैसे होंगे? आपके सॉलिड स्टेट में होंगे। दैट मींस सॉलिड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमारा सॉल्यूट कैसा है? गैसेस है, और सॉलिड कैसा है? हमारा सॉल्वेंट है। तो उस टाइम इसका एग्जांपल हमें लेना करना है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, यानी कि प्लेटिनम कैसा होता है? सॉलिड होता है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? गैस है। इन दोनों की जो मिक्सचर से बनने वाला सॉल्यूशन है उसकी स्टेट कैसी होगी? सॉलिड होगी। इसी तरह से हम लेते हैं लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि सॉल्यूट हमारा कैसा है? लिक्विड है, और सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास कैसा है? सॉलिड है। फॉर एग्जांपल अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। एक बात आपको कंफर्म बताना बेटा कि कोई भी मेटल होती है जब उसको हम इसमें मर्क्यूरी में मिक्स करते हैं तो उस मेटल का क्या बन जाता है? वो अमलगम बन जाता है। ये एक स्पेसिफिक अलॉय है कि जिसमें मर्क्यूरी क्या रहता है? वो एज ए आपका सॉल्यूट भी हो सकता है, एज ए सॉल्वेंट भी हो सकता है, कि दोनों में से एक कंपोनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए? लिक्विड मर्क्यूरी होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अमलगम बोलते हैं। ठीक है ना? ये हमें ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक चैप्टर के अंदर भी आएगा कि मोर देन वन टाइप की हम क्या करें? मेटल्स को अगर मिक्स करें तो बनने वाली जो नेक्स्ट जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय कहते हैं। ठीक है ना? तो अलॉय को क्या नाम से जाना जाएगा? अपने पास अमलगम के नाम से जाना जाएगा। तो मेटल जो है कोई भी ले लो, उसको हम अगर मर्क्यूरी में मिक्स करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर, और ये कैसी स्टेट के अंदर है? सॉलिड। तो जब भी हम किसी भी अमलगम को क्या करते हैं? मेटल के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि इसकी क्वांटिटी लार्ज है और इसकी क्वांटिटी कम है, तो ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है। और ये हमारे पास क्या है? सोच लीजिए क्या आपका क्या है? सॉलिड सॉल्वेंट है। क्लियर है ना? बनने वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अगला एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, यानी कि कॉपर को हम किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? गोल्ड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो आपने 10th क्लास के अंदर एक बात स्टडी की हुई है, वो ये कि हमारे पास जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है। कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट का। ये जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है इससे कभी भी ज्वेलरी प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसका ये रीजन रहता है कि ये बहुत ज्यादा क्या रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। जो भी आप ज्वेलरी बनाओगे उसका जो डिजाइन दोगे तो वो डिजाइन क्या नहीं कर सकता? मेंटेन नहीं रख सकता। तो इसके अंदर हमें क्या मिक्स करना पड़ता है? इस गोल्ड के अंदर हमें मिक्स करना पड़ता है क्या? कॉपर। ताकि कॉपर मिक्स करने से कितने में कन्वर्ट हो जाता है? 22 कैरेट के अंदर। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 22 कैरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो गोल्ड होता है 22 कैरेट का, ये इससे क्या रहता है? थोड़ा हार्ड रहता है। इसमें जो डिजाइन दिया जाएगा तो डिजाइन होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेगा? अपनी जो डिजाइनिंग है उसको मेंटेन कर सकेगा और ज्यादा हार्डनेस इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये एक एग्जांपल है कि हम अगर गोल्ड के अंदर कॉपर को कर दें या कॉपर को गोल्ड के अंदर कर दें तो दोनों की स्टेट कैसी है? सॉलिड है। तो इनसे जो बनने वाला जो मिक्सचर है कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड से, तो वो क्या बनेगा? आपका सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपने किया, वो क्लासिफिकेशन है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की स्टेट क्या है उसके बेस के ऊपर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप का एग्जांपल। अब देखिए एक लाइन है हमारे पास, वो लाइन क्या है? आप देखिए कि हमारे पास अगर सॉल्यूट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इफ वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, यानी कि वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? एक्वस सॉल्यूशन देंगे। देखो भी स्टेट उसकी लिक्विड रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन का नेम दे रहे हैं क्या? एक्वस सॉल्यूशन। इफ नॉट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम यूज नहीं कर रहे किसी वाटर को तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि हमारा सॉल्वेंट जो है कोई और कंपाउंड है, वाटर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो इस तरह से सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? उनकी स्टेट्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका डिपेंडिंग ऑन द
upon the amount of solute dissolve A, सॉरी मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपके यहाँ। तो सबसे पहला है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट वी हैव फ्लोइंग टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहला जो है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में समझना है इस बात को, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सपोज कीजिए आपके पास वाटर है और आपने इसके अंदर शुगर को मिक्स करना स्टार्ट किया। इसको मिक्स कर रहे हो, शुगर को मिक्स कर रहे हो। अगर शुगर जैसे डालते जा रहे हैं और वो डिसॉल्व होती जा रही है, यानी कि अभी भी इनके जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो शुगर पार्टिकल्स से क्या नहीं हुई, फिल्म नहीं हुई, यानी कि वही वो वैकेंट पड़े हैं, अभी शुगर डिसॉल्व होता जा रहा है। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ए सॉल्यूशन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि हमने शुगर को डाला डिसॉल्व हो गया, हमने और शुगर को डाला डिसॉल्व हो गया, यानी हम और डालते जाए और डिसॉल्व करते जाए, यानी कि डिसॉल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तब तक वो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। तो है ए सॉल्यूशन इन विच द मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट राइजिंग द टेंपरेचर, यानी कि अभी टेंपरेचर को किसी तरह से चेंज नहीं किया है, इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अपोजिट क्या है इस बात के लेकर के कि हम अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ना होकर के उसको अगर मान लो हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और ये मिक्स होना क्या हो जाए, बंद हो जाए, और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे, यानी कि मिक्स किया लेकिन मिक्स नहीं हो रहा। आपने ये कंडीशन आ जाती है घर पे एक गिलास लेना और इस गिलास के अंदर वाटर लेना एज ए सॉल्वेंट और उसमें थोड़ा थोड़ा शुगर डालना स्टार्ट करना, पहले वो डिसॉल्व होता जाएगा, तब तक तो वो आपका क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही आपने और चीनी डाली, शुगर को डाला और वो आपस में मिक्स नहीं होता, यानी कि आपने जैसे ही शुगर को इसमें मिक्स कर रहे हो तो शुगर पार्टिकल्स आपको यहाँ पर दिखने लग जाते हैं, वो और ज्यादा मिक्स नहीं होते विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो देखिए A solution in which the no solute can be dissolved further at a given temperature is called as saturated solution, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगला आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया। तो देखिए सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि अब डिसॉल्व बंद हो जाए, यानी डिसॉल्व नहीं हो रहा, तब तक तो हम सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या है, सैचुरेटेड। लेकिन हमने फिर भी एक्सेस डाल दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारा कंपाउंड इस तरह से पड़ा है, सॉल्यूट बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और ये बात तब आती है जब हम चाहे टेम्परेचर भी राइज कर दें, टेम्परेचर राइज करने के बाद भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, A solution which contains the more solute than the would be necessary to saturate it at a given temperature is called the super saturated solution, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोल्युबिलिटी, यानी कि सोल्युबिलिटी क्या होती है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात हुई क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन कितने टाइप का हुआ। सर हमारे सिलेबस में दो तरह का क्लासिफिकेशन है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सेकंड है कि कितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सोल्युबिलिटी। पहली बात सोल्युबिलिटी क्या चीज होती है, तो देखिए कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं हम, उसमें हमारा सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम है या 100 ml है, उसमें कोई एक्स कंपाउंड है वो एज ए सॉल्यूट हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो 100 ग्राम और ml सॉल्वेंट के अंदर कितना एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, वो उसकी क्या होती है, सोल्युबिलिटी होती है। लेकिन अभी के लिए ये जो आपके पास डेफिनेशन है आपके यहाँ पर नहीं है सिलेबस के अंदर, हम तो सिर्फ बात करेंगे किसकी, सोल्युबिलिटी की, कि सॉल्वेंट कब सॉल्यूट के साथ क्या होगा, मिक्स होगा। जिन बच्चों को सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देख ली हो, समझनी हो, तो इसको बाद में साथ क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ जी, तो देखिए हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। किसकी? एक होता है आपके पास सॉल्वेंट जो कि हाई कंसंट्रेशन के अंदर है, प्लस आपके पास क्या होगा सॉल्यूट, प्लस आपके पास क्या है सॉल्यूट, और इन दोनों के मिक्स होने से आपके पास जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन। तो एक बात क्लियर है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपका होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। अगर होमोजेनस मिक्सचर नहीं है तो हम इसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते, फिर वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसकी डिस्कशन हम फिफ्थ चैप्टर के अंदर करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एक अलग से एक पॉइंट बन जाता है, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए बात आती है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में कब मिक्स होंगे, कब डिसॉल्व होंगे, ठीक है ना, उसके बेस के ऊपर ही हम सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। तो देखिए अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है, ऐसा है पोलर है, और ये भी अगर क्या है पोलर है, तो दोनों ही अगर पोलर है तो आपस में क्या हो जाएंगे सोल्यूबल हो जाएंगे। या फिर हमारे पास सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए नॉन पोलर होना चाहिए, और सॉल्यूट भी कैसा होना चाहिए नॉन पोलर होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन के अंदर बात करें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट जो है वो या तो पोलर पोलर हो या वो नॉन पोलर और नॉन पोलर हो, तभी जाकर वो आपस में क्या होंगे सॉल्युबल होंगे। क्लियर है? तो ये कंडीशन है, इसलिए हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि समान समान को बोलता है, यानी पोलर पोलर को बोलेगा और नॉन पोलर को आपस में डिसॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो बात आती है यहाँ के ऊपर, देखिए आप पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि आपका अगर पोलर सॉल्वेंट है सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्यूट है तो आपका नॉन पोलर के अंदर ही क्या होगा डिसॉल्व होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी सर पोलरिटी की बात आ रही है, आपका क्लास 11th की बात करते हैं। क्लास 11th के अंदर एक टॉपिक आया था आपके फोर्थ लेसन के अंदर डाइपोल मोमेंट, क्या था डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। उसके अंदर हमने कंपाउंड्स की पोलरिटी को हमने क्या किया था स्टडी किया था। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में। डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक है, वहां पर मैंने पोलरिटी को कंप्लीटली क्या किया हुआ है एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वो आपको समझ में आता है देन आप उसको रीड करें और उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर आए ताकि आपको ध्यान रहे पोलर कौन से होते हैं और नॉन पोलर कौन से सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपाउंड पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। क्लियर है? हाँ जी। अब बात आती है इसके ऊपर। In a general, a solute dissolved in a solvent if the intramolecular reactions are similar in the two, or we may say like dissolve, यानी कि like dissolve like, यानी कि वो समान को बोलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पोलर होगा वो पोलर के साथ ही क्या कर पाएगा अट्रैक्शन कर पाएगा, एक दूसरे को खींच पाएंगे, है ना, अट्रैक्ट कर पाएंगे, इसलिए ऐसे डिसॉल्व है। इसी तरह से नॉन पोलर को ही क्या करता है अट्रैक्ट करता है। बहुत अच्छा है बेटा, ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाता है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको ये बात पूरी कंप्लीट वहां पे एक्सप्लेन करनी होती है कि पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। In general, a solute dissolved in a solvent if the intermolecular reactions are similar in the two or more, we may say the like dissolve like, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे कि वो समान को बोलता है। अगला है when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increase in a solution, यानी कि धीरे धीरे उनकी कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है इंक्रीज किया जाता है। तो आपको भी अच्छी तरह से पता क्या होने वाला है इसके अंदर, the some solutes dissolve and its concentration increase in a solution, the process is known as the dissolution। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपने इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और ये डिसॉल्व होता जा रहा है, इसके अंदर होता जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे डिसॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे डिसॉल्यूशन, यानी कि वो घुल रहा है इसके अंदर। क्लियर है? वो इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर जा रहा है सॉल्यूट। लेकिन इसका उल्टी बात करें कि सॉल्वेंट से सॉल्यूट क्या हो रहा हो अलग हो रहा हो, यानी कि सॉल्वेंट सेपरेट हो रहा है, सॉल्यूट अपना सेपरेट हो रहा है, तो इस
प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन इफ द केस ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है? यहाँ पे बात करें इंक्रीज इन सॉल्यूशन द प्रोसेस इज नोन एज द dissolution. Some solute particles in a solution collides with the solid solute particles and get separate out the solution. This process is known as the crystallization. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अब आपके लिए कॉन्सेप्ट आता है, इसके ऊपर ध्यान देना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना इस बात को कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, पहले सॉल्वेंट प्लस आप क्या ले रहे हो? सॉल्यूट। क्लियर है? इन दोनों के मिश्रण होने से क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। किसकी फॉर्मिंग हो रही है? सॉल्यूशन की हो रही है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो वो इसमें डिसॉल्व हो रहा है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसॉल्यूशन। क्या बोला जाता है इसको? डिसॉल्यूशन। यानी कि अभी तक सॉल्यूशन जो है वो कौन सी कंडीशन में है? सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? यानी कि अभी भी वो क्या हो रहा है? इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन बात करें कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि सॉल्यूट प्लस हमने क्या लिया? सॉल्वेंट, बट क्या नहीं हो रहा? अब सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी कि सॉल्यूशन नहीं बन रहा। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी आ जाती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आ जाती है। किसकी आ जाएगी बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आ जाएगी। तो सर ऐसा क्यों होता है कि हम जितना भी सॉल्यूट डालते जा रहे हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा? एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम में दोनों ही प्रोसेस चल रही होती है। कौन कौन सी? हमारे पास दोनों ही प्रोसेस है, एक तो डिसॉल्यूशन की प्रोसेस और एक हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस। ये दोनों ही प्रोसेस आपस में क्या होती है? इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सॉल्यूट इसके अंदर सॉल्युबल है ही नहीं, या उसके अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में ये होगा कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है और डिसॉल्यूशन होता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू आपकी क्या रहेगी? चलती रहेगी। बट जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्यूशन हो रहा है उतना ही वापिस जो ऑलरेडी क्या हो चुका है? इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर जा चुका कंपाउंड है वो अपनी स्पेस छोड़ करके वापस क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। यानी कि वो इंटरमोलिकुलर स्पेस से निकल करके वापस सेपरेट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक ना? ये दोनों ही प्रोसेस क्या आ जाती हैं? इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाती हैं। यानी कि द रेट ऑफ द डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। यानी कि सैचुरेटेड के अंदर ये हमारी क्या रहती है? कंडीशन रहती है कि ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन के सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है। क्या प्रॉब्लम है? कि सर जितना सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा उतना ऑलरेडी जो सॉल्वेंट के अंदर पहले से डिसॉल्व, सॉल्यूशन के अंदर पहले से डिसॉल्व जो सॉल्यूट है वो वापस क्या हो रहा है? सेपरेट भी हो रहा है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो और ज्यादा डिसॉल्व हो ही नहीं रहा, वो वहां पर सेपरेट पड़ा है। तो इसकी जो हम क्लियरिफिकेशन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। वो एग्जांपल क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप बात करते हैं हम नॉर्मल सी, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ, ठीक है ना। आपने क्या किया? एक एज ए सॉल्वेंट आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर। आपको अच्छी तरह से पता है कि शुगर पार्टिकल होते हैं वो कौन से पार्टिकल है? क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स। जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसॉल्व होगा, यानी तो पहले तो क्या था? आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, तो डिसॉल्व हो रहा था, डिसॉल्यूशन की प्रोसेस हो रही। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने इसको मिक्स करते गए सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। अब हम सर कैसे डिसाइड करें कि सर क्या क्रिस्टलाइजेशन और डिसॉल्यूशन दोनों ही रेट इक्वल में चल रही है कि नहीं चल रही? तो देखो बेटा, आपने जो पार्टिकल यूज किए हैं मेरे बच्चे, तो वो यहाँ पर कैसे थे? क्रिस्टलाइन पार्टिकल थे, एक स्टर टाइप के पार्टिकल्स थे। जैसे आपने इसे मिक्स किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स बच रहे हैं पीछे वो स्फेरिकल ना होकर के, स्क्वायर ना होकर के वो कैसे रहते हैं? स्फेरिकल रहते हैं।
अगर आपके पार्टिकल स्क्वायर टाइप के रहते हो तो इसका मतलब है कि आपकी डिसोल्यूशन की प्रोसेस हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टिकल जो है वो कैसे हो जाते हैं, स्फेरिकल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि H2 के जो पार्टिकल्स थे जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस था, उसमें सुगर पार्टिकल कौन सी फॉर्म में था, स्फेरिकल फॉर्म में था। हुआ क्या, आपने नया जो दिया स्क्वायर पार्टिकल वो इसकी जगह चला गया और ये यहाँ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इसका इसकी जगह जाना तो क्या है, डिसोल्यूशन। क्या है, डिसोल्यूशन। और इससे यहाँ से इंटरमोलिकुलर स्पेस से बाहर निकलने का जो सेपरेट होने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि ये दोनों ही प्रोसेस क्या रहती हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर रहती हैं। ये प्रूव करता है क्या कि साइज जो है सुगर पार्टिकल का वो कैसा हो रहा है, स्फेरिकल हो रहा है। ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस जो है डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, दोनों की रेट क्या है, इक्वल है। यानी कि आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बोथ द रेट आर द सेम इन द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर रहेगा। इसके ऊपर रहेगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर रहेगा। ठीक है ना। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर ये दोनों ही प्रोसेस क्या होती रहती हैं, चलती रहती है। तो आए अपने बात करते हैं या ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट। यानी कि जो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों की रेट क्या रहती है, सेम रहती है। अंडर द सच कंडीशन द नंबर ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, सोल्यूट के हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो सोल्यूट है हमारे पास, इससे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी, पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट एंड ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी कि वहां पर क्या आ जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप थोड़ा सा बेटा कष्ट करना, इसको थोड़ा सेपरेट करके सही तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना। यहाँ पे आएगा आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन। और इसको जो सेपरेट होने की जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है आपका क्या, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आप इसकी जगह क्या करोगे, नोट करोगे। बाई मिस्टेक हिंदी की वजह से ऐसा हुआ है।